अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास होती क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक दैट आयोनाइजेज केमिकल स्पीशीज़ एंड सॉर्ट्स द आयन बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो। होता क्या है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है, यानी कि एनालिसिस में यूज़ होने वाली टेक्निक है। इसमें हम केमिकल स्पीशीज़ को आयोनाइज कर देते हैं। कैसे? यानी कि जो भी हमारा सैंपल होता है, एनालाइट होता है, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आयोनाइज हो जाता है। उसके बाद जब वो आयोनाइज हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू द मास टू चार्ज रेशियो हमारे पास डिटेक्टर के थ्रू स्पेक्ट्रा मिल जाता है हमें, और उस स्पेक्ट्रा की मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, आइसोटोप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमारी हेल्प हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री फिनोमेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस चीज़ की कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ अक्सर हम देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म यूज़ हो रही होती है। तो क्या हम दोनों टर्म यूज़ कर सकते हैं विद द मास स्पेक्ट्रोमेट्री? वैसे तो देखा जाए तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एज अ सोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें अगर हम, तो लिहाजा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे सैंपल पर EMR की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है यहाँ पर। तो लिहाजा हम जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास किस तरह का बना हुआ होता है, कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले अगर इस डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है। उसके बाद हमें हीटिंग कॉइल नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स है, आइंस एक्सलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है और डिटेक्टर नज़र आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इन सब को यूज़ करने का पर्पस क्या है। सबसे पहले होता ये है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारा जो सैंपल आगे रन होता है उस सैंपल की रिक्वायरमेंट ये है कि इट मस्ट बी इन द वेपराइज्ड फॉर्म। तो वेपराइज्ड फॉर्म में अगर हमारे पास सैंपल गैशियस है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमारा सैंपल सॉलिड है या लिक्विड है सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द वेपराइज्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, उसको वेपराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर वेपराइज्ड फॉर्म वी हैव टू प्रोवाइड हीट, हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी होगी जिसके लिए हमें कोई हीटिंग सोर्स चाहिए। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें तो हीटिंग सोर्स हमारे पास हीटिंग कॉइल है और यू कैन सी दैट टंगस्टन फिलामेंट जो कि क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो सैंपल है अगर वो सॉलिड या लिक्विड होगा तो वो यहाँ पर वेपराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है। दे आर वेरी एनर्जेटिक, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इनकी एनर्जी है। ये क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की हम बम्बार्डमेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बम्बार्डमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर हमारा सैंपल यू मूव कर रहा है इन द वेपराइज्ड फॉर्म, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमारे सैंपल से स्ट्राइक कर जाएंगे। जब ये हमारे सैंपल से स्ट्राइक करेंगे तो ये उसको आयोनाइज कर देंगे। कैसे आयोनाइज करेंगे, इस तरह से आयोनाइज करेंगे कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये हमारा सैंपल है, इफ़ इट इज़ इन द सॉलिड और लिक्विड फेज तो हमने इसको वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड इफ़ इट इज़ इन द गैशियस फॉर्म सो वी डोंट हैव एनी नीड टू कन्वर्ट इट इन द वेपराइज फॉर्म। आगे हम चलें, यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है, वो यहाँ से हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इस सैंपल यानी ये जो हमारा जो भी मॉलिक्यूल था उसके साथ स्ट्राइक करके उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि एज अ रिज़ल्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखे हैं।
अब यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हो गए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें वो है जो हमने इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स के थ्रू बम्बार्टमेंट की है, एक इलेक्ट्रॉन वो है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो है जो इस हमारे मॉलिक्यूल से बाहर निकला है। हमारा मॉलिक्यूल क्या था? न्यूट्रल था, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, प्रोटॉन्स बराबर थे, तो इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं रहे। नाउ इट हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ चुकी है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर कैटाइन कहलाएगा। ये जो मॉलिक्यूलर कैटाइन होता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या होगा, यानी कि ये इस वाले चैम्बर के अंदर जब यहाँ पर आयोनाइजेशन हो चुकी है तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम इसे थ्रू स्लिट पास करवाते हैं। स्लिट के थ्रू इसलिए पास करवाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो इतनी बड़ी मिकदार में भी आगे नहीं ट्रैवल करे, वरना फिर जो हमारा डिटेक्टर है उसके लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। सही है। अब क्या होगा कि हमारा सैंपल जो है, जो अब कन्वर्ट हो चुका है मॉलिक्यूलर कैटाइन की फॉर्म में, वो आगे की जानिब ट्रैवल करेगा। यहाँ पर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स लगी हुई होती हैं और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर हैविंग अपोजिट चार्जेस। वो अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या करते हैं, जो आइंस यहाँ पर फॉर्म होंगे उनको एक्सेलरेट करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे, एक पाथ प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, ये आइंस हमारे पास एक्सेलरेट होंगे, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में हमारे जो आइंस हैं वो एक्सेलरेट हो रहे हैं और आगे की जानिब ट्रैवल कर रहे हैं। अब जब ये आगे की जानिब ट्रैवल करते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि हमारा जो मॉलिक्यूलर कैटाइन बना है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इस दौरान क्या होगा कि ये मुख्तलिफ़ तरह से रीअरेंज होंगे और हम कह सकते हैं कि ये फ्रेगमेंट्स फॉर्म करेंगे, ये फ्रेगमेंटेशन फॉर्म करेंगे, फ्रेगमेंट्स बनाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो हमारा मॉलिक्यूलर कैटाइन था उसने फ्रेगमेंटेशन के फिनोमेना को फॉलो किया और फ्रेगमेंट्स बनाए। ठीक है, ऐसे फ्रेगमेंट्स बनाए विच आर स्टेबल। ये फ्रेगमेंट्स अब यहाँ पर बन गए और एक बात याद रखनी है कि ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे दे आर चार्ज्ड, ये चार्ज्ड होंगे, आइदर पॉजिटिव चार्ज, मोस्टली दे आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या होगा, अब ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बनेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड। ये जो आइंस हमारे पास बने हैं ये डिफ्लेक्ट होंगे। ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये अकॉर्डिंग टू देयर मास होगी। मतलब अब जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बने हैं, ऐसा नहीं है कि उन तमाम फ्रेगमेंट्स का जो मास होगा वो इक्वल होगा, कोई ग्रेटर मास होगा, कोई लेस मास होगा, कोई लेसर मास होगा, इस तरह से उनका मास होगा। चार्ज मोस्टली दे हैव +1 चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा कि मास जो उनका होगा उसके मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उनको डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्शन किस तरह से होगी, जो लाइटर मास का होगा उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी है वो सब पर इक्वल पड़ेगी, भले वो हैवियर मास हो या लाइटर मास हो, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगी वो लाइटर मास की ज़्यादा होगी और जो हैवियर मास होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। फिर ये डिफरेंट डिफ्लेक्शन के थ्रू डिटेक्टर पर आकर डिटेक्ट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, डिटेक्टर के पास जो पहले मास पहुंचेगा वो होगा जो कि लाइटर मास होगा, उसके बाद उससे हैवियर मास, उसके बाद उससे हैवियर मास। मैग्नेटिक फील्ड की ख़ास बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ओनली दे कैन मूव, द पार्टिकल्स विच आर न्यूट्रल दे डू नॉट मूव अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिटेक्टर का काम क्या होता है, डिटेक्टर का काम होता है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। डिटेक्टर सिग्नल्स को उस हद तक मल्टीप्लाई कर देता है कि वो डिटेक्ट हो सके, क्योंकि जब यहाँ पर डिटेक्टर पे जो सिग्नल मिलता है वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है जो कि डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो डिटेक्टर क्या करता है, एम्पलीफाइज द सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको एक और दफ़ा आगे की जानिब देख लें तो ये जब डिटेक्शन हो चुकी तो डिटेक्शन के बाद हमें मिल गया मास स्पेक्ट्रा। ये जो मास स्पेक्ट्रा हमें मिला कैसे मिला, यानी कि ग्राफ की सूरत में हमें एक मास स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, उस मास स्पेक्ट्रा से हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिक्यूलर वेट एटम्स का मिल जाएगा, उन एटम्स के आइसोटोप्स का भी मिल जाएगा, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारा जो सैम्पल था उसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट थे, किस मिकदार में वो एटम्स प्रेजेंट थे, और उन एटम्स के कौन से आइसोटोप्स प्रेजेंट थे हमें ये भी मालूम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नोन मासेस होते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड मासेस होते हैं, उन स्टैंडर्ड मासेस से जो हमें यहाँ पर मास स्पेक्ट्रा के थ्रू रिजल्ट मिला है, यानी कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है मास को, उसको कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुँच सकेंगे कि हमारे उस सैंपल के अंदर कौन से एटम्स प्रेजेंट थे। तो ये देखा जाए तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हमने क्या कर लिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अपने सैंपल को इंसर्ट करके हमने मॉलिक्यूलर वेट की मदद से, मास स्पेक्ट्रा की मदद से मास को, मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट कर लिया, और अपने सैंपल के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को, जो एटम्स मौजूद हैं, कंबाइनिंग एटम्स मिलकर उस मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, हमने वो फाइंड आउट कर लिया।